हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमईजी 10 का, जो कि ब्लॉक फोर्थ का टॉपिक है, जिसका टाइटल है नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक फॉरेन लैंग्वेज, जो कि फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो जो है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, वो कैसे जो है चेंज होती है टाइम के साथ साथ, और कैसे इंग्लिश का जो है नेटिवाइजेशन होता है इंडिया में। तो ये जो नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है, इसके तीन मेन फेजेस हैं। तो इनको हम जो है एक एक करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट फेज है वो है द मिशनरी फेज ऑफ प्रोस्लिटाइजेशन। प्रोस्लिटाइजेशन होता है किसी का कन्वर्जन करना, धर्म परिवर्तन करना। और मिशनरीज बोलते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट में हम सबको पता है कि इन क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है क्राउन की तरफ से परमिशन मिल गई थी कि ये लोग इंडिया में जाकर के जो है अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी वहां पर जाकर के जो है फैला सकते हैं। क्योंकि धर्म परिवर्तन करने का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो लैंग्वेज होती है। तो ये जो मिशनरी फेज था, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको यूज किया जा रहा था एज ए टूल ऑफ कन्वर्जन। मतलब जो है एक टूल की तरह यूज किया जा रहा था लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए, एंड ट्रांसलेशन के लिए। जो ट्रांसलेशन के लिए भी इस लैंग्वेज को यूज किया जा रहा था टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंडियन रिलीजियस, कल्चरल, लीगल एंड लिटरेरी टेक्स्ट। जो इंडिया के जो टेक्स्ट थे, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, कल्चरल टेक्स्ट हो गए, लीगल टेक्स्ट हो गए, लिटरेरी टेक्स्ट हो गए, उनको समझने के लिए, मतलब इंडिया का जो रिलीजन था उसको समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए इन टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उनके ट्रांसलेशन के लिए या फिर उनको समझने के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था, and then retranslating them to suit the needs of the proselytizers। तो इसको जो है फिर जो है रीट्रांसलेटिंग भी किया जा रहा था इन टेक्स्ट को। जो धर्म परिवर्तन करने वाले थे, जो प्रोस्लिटाइजर्स थे, उनकी नीड के मुताबिक इनको रीट्रांसलेट भी किया जा रहा था इन टेक्स्ट को। नेक्स्ट फेज है सेकंड फेज, द बंगाल फेज। तो इस फेज में क्या होता है, व्हेन द डिमांड फॉर इंग्लिश बाय प्रोमिनेंट इंडियन सच एज राजा राम मोहन रॉय एंड राजूनाथ हरी। तो जो राजा राम मोहन रॉय है, राजूनाथ हरी है, जो प्रोमिनेंट इंडियन थे, काफ़ी फेमस लोग थे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, इन्होंने जो है डिमांड की कि इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में जो है स्टडी की करवाई जानी चाहिए। तो ये जो डिमांड थी, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो जो है मैकॉले मिनट को अप्रूव कर देते हैं 7 मार्च 1835 में। दैट फाइनली लेड टू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसे ही जो मैकॉले मिनट है उसको अप्रूवल मिलता है, तो इसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए जो है इंडिया में दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन की नींव है वो इस मैकॉले मिनट के बाद जो है रखी गई थी, इसके साथ ही मतलब रख दी गई थी। तो इसी को जो है कारण माना जाता है कि इंडिया में जो है आज जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है, तो ये मैकॉले मिनट की ही देन है। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल खोले जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं इंडिया में फॉर इंग्लिश एजुकेशन के लिए। तो इसके कारण क्या होता है कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन तो जो है डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये जो इंडियन होते हैं ये जो है बन के रह जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, द एम एंड एस्पिरेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो है एक माध्यम बन के रह जाते हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो मतलब एम होता है उनको पूरा करने का एक साधन बन के रह जाते हैं। मतलब ये जो पढ़े लिखे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस होते हैं, ये एकमात्र साधन बन के रह जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के जो गोल होते हैं, एम होते हैं, उनको पूरा करने का। नेक्स्ट फेज है थर्ड फेज, द लिटरेरी फेज। तो इसमें क्या होता है, दैट लेड टू द रीफैशनिंग ऑफ इंग्लिश इन द हैंड ऑफ नॉवलिस्ट एंड पोइट। तो ये जो फेज होता है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है नॉवलिस्ट, इंडियन नॉवलिस्ट एंड पोइट के हाथ में दे देता है रीफैशन करने के लिए, उसको जो है चेंज करने के लिए। तो यहाँ से जो है इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट कर देती है, टू गिव द लैंग्वेज ए टिपिकली इंडियन इडियम्स। तो यहाँ पर ये जो नॉवलिस्ट और पोइट होते हैं, ये इंडियन लैंग्वेज को जो है चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको जो है नेटिव टच देना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया का। दिस लास्ट फेज
वॉज द फेज ऑफ इंडिजिनाइजिंग द लैंग्वेज। तो इस फेज में जो है, जो लैंग्वेज है उसकी नेटिवाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट लेड फाइनली टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश। तो यहाँ पर इवन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको जो है एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसको दर्जा मिल जाता है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज का, एज ए डिस्टिंक्ट वैरायटी, एक अलग वैरायटी के रूप में, एज वाइब्रेंट एंड फर्टाइल एज अमेरिकन एंड आयरिश वैरायटीज ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल उसी लेवल का दर्जा जो कि अमेरिकन और आयरिश वैरायटीज को दिया जाता है, अमेरिकन एंड आयरिश लैंग्वेज को दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जाता है, तो वही दर्जा जो है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज को जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश दैट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एलीट ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो एलीट ग्रुप की लैंग्वेज बन चुकी होती है कॉलोनियल टाइम में। एलीट होता है उच्च वर्ग के लोगों की, जो हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं। रिटेन्ड इट्स सुप्रीमेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इवन जो इंडिया है वो आज़ाद भी हो जाता है, उसके बाद भी जो इंग्लिश की सुप्रीमेसी है, जो इंग्लिश का स्थान है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, वो अपने आप को जो है रिटेन्ड करके रखता है। डिस्पाइट एफर्ट बाय अर्ली पॉलिटिशियंस एंड मोस्टली नोटेबली बाय महात्मा गांधी, बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने एफर्ट किए, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे एफर्ट किए, द इंडियन लैंग्वेज कुड नॉट compete विद द इंग्लिश लैंग्वेज। इनके एफर्ट के बाद भी जो इंडियन लैंग्वेजेस थी वो जो है compete नहीं कर पाई इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। मतलब जो इंडियन लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज की जगह को जो है रिप्लेस नहीं कर पाई इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद भी। दस इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द एलीट एंड देयरफॉर ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर। तो क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एलीट ग्रुप की लैंग्वेज बनी रही, जो उच्च वर्ग था सोसाइटी में उसकी लैंग्वेज बनी रही, इसके कारण जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो प्रेस्टीज एंड पावर की भी लैंग्वेज बन गई इंडिया में। नेक्स्ट है इंडियन इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेट्स ए नंबर ऑफ फीचर, जो इंडियन इंग्लिश है वो बताती है बहुत सारे फीचर्स इसके, दैट शोज, जो कि ये बताते हैं दैट इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियल रूलर हैज बीन नेटिवाइज, जो कॉलोनियल रूलर्स की इंग्लिश लैंग्वेज थी वो जो है अब नेटिवाइज्ड हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ 200, इन 200 सालों में। ईयर्स सिंस इट्स फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जब से इसका जो है फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ है तब से इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और ये जो लैंग्वेज है ये नेटिवाइज्ड हो चुकी है। ये जो इंडियन इंग्लिश है इसके फीचर्स बताते हैं। इंडियन इंग्लिश हैज नंबर ऑफ फीचर दैट आर इट्स ओन, तो इंडियन इंग्लिश जो है इसके पास जो बहुत सारे फीचर है जो कि इसके अपने हैं, एंड शार्पली डिफाइंड इट्स आइडेंटिटी एज कंपेयर्ड टू अदर वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, एंड जो है शार्पली डिफाइंड करते हैं इसकी जो आइडेंटिटी है, जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको जो है एकदम से मतलब अलग से बताते हैं, एज कंपेयर टू अदर वेराइटीज, मतलब इसका जो स्थान है वो यूनिक है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो भी एकदम यूनिक है। देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड लाइक ग्रामेटिकल एंड सिंटैटिक शिफ्ट, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है चेंज हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे ग्रामेटिकल और सिंटैटिक शिफ्ट। ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा चेंज आया है, द प्राइमरी वन बीइंग द इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो इवन जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं, इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो कि 2000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, उनका भी जो है इन्फ्लुएंस पड़ा है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और जो इंडियन इंग्लिश है इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मोर सो एवर टू अंडरस्टैंड द नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अगर हमें जो है अंडरस्टैंड करना है नेटिवाइजेशन को इंग्लिश का इंडिया में, इट इज़ नेसेसरी टू रियलाइज, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए रियलाइज़ करना कि जो इंग्लिश है, दैट इंग्लिश इज़ स्पोकन विद डिफरेंट पर्पजेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद वेरिंग प्रोफिशेंसी लेवल्स। तो वो जो इंग्लिश है वो बोली जाती है इंडिया में डिफरेंट पर्पज़ के साथ, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, एंड विद डिफरेंट वेरिंग प्रोफिशेंसी लेवल के साथ, मतलब जो इंडियंस हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो उनका लेवल है, जो उनकी स्किल्स है, उसके हिसाब से जो है इंग्लिश बोलते हैं। इन इंडिया द प्रोफिशेंसी लेवल ऑफ द स्पीकर मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इंडिया में जो प्रोफिशेंसी लेवल होता है एक स्पीकर का, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी और स्किल्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की, वो जो है वेरी कर सकती है
मतलब जो है वो डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन, इवन एट द लेवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स। और ऐसा जो है एजुकेटेड इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स के साथ भी हो सकता है, मतलब उनकी जो स्किल्स हैं इंग्लिश को स्पीक करने की वो जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। Thus accordingly we may have a wide range of speaker। तो इसी कारण से हमारे पास जो है एक वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वेरिंग फ्रॉम द एजुकेटेड वैरायटी टू बाबू इंग्लिश, बटलर इंग्लिश, किचन इंग्लिश एंड लीगल इंग्लिश एक्सेट्रा, जो कि वेरी करती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, फ्रॉम एजुकेटेड वैरायटी से टू बाबू इंग्लिश, बटलर इंग्लिश, किचन इंग्लिश, लीगल इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो बाबू इंग्लिश है, तो ये आप जो है बाबू जो है एक ऑफिसर को बोलते हैं या फिर जो बड़ा आदमी होता है उसको बोलते हैं बाबू, तो बाबू इंग्लिश भी हो सकती है। और ये जो बटलर इंग्लिश है, ये सारी जो है वैरायटीज ही है इंग्लिश की। और ये जो बटलर इंग्लिश है ये सबसे पहले डेवलप हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी इंडिया में। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है ये सब जो है इंडिया में ही बोली जाती है, और ये सब जो है इंडियन इंग्लिश की ही वैरायटीज हैं। These Englishes can actually be graded according to their uses। तो ये जो इंग्लिशेस हैं इनको जो है ग्रेडेड सिस्टम में जो है अरेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, एंड कैन फॉर्म ए क्लाइन। और इनका जो है एक क्लाइन फॉर्म किया जा सकता है। क्लाइन क्या होता है कि ऑर्डर में अरेंज करना, एक लाइन में अरेंज करना। तो इनको जो है एक लाइन में अरेंज किया जा सकता है फ्रॉम एन एक्सट्रीमली प्रोफिशेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश टू ए रिलेटिवली पुअर स्पीकर ऑफ इंग्लिश। मतलब एक बहुत ही हाई स्पीकर के साथ जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसके साथ जो है मतलब उन इनको जो है क्लाइन में रखा जा सकता है, वहां से लेकर के एक हाई इंग्लिश स्पीकर से लेकर के एक पुअर इंग्लिश स्पीकर तक। क्योंकि इंडिया में आपको जो है हर टाइप के इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, कुछ जो है हाई लेवल की इंग्लिश बोलेंगे, कुछ जो है मीडियम लेवल की इंग्लिश बोलेंगे, कुछ जो है बहुत ही पुअर लेवल की इंग्लिश बोलेंगे। तो आपको जो है हर तरह के इंग्लिश बोलने वाले जो स्पीकर है वो इंडिया में मिल जाएंगे। तो इस तरह से इंडिया में इंग्लिश का नेटिवाइजेशन होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।